10 साल से ये यात्रा चल रही है, आदिकाल से चली आ रही यात्रा है, कई दशकों से चल रही है। तो मैं समझता हूँ कि जो अव्यवस्थाएं इस बार चारधाम यात्रा को लेकर है वो कहीं ना कहीं बड़ा दुर्भाग्य है। इसके साथ साथ धामों में जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं स्थानीय लोगों के द्वारा, वो क्यों हो रहे हैं? ये सरकार पर, ये प्रशासन पर प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं। साथ साथ अगर व्यवस्थाएं ठीक चल रही है तो क्यों होटल एसोसिएशन द्वारा या स्थानीय लोगों द्वारा लगातार आंदोलन किए जा रहे हैं? इसको लेकर हमारे जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने कई ज्ञापन एसडीएम के माध्यम से भी मुख्यमंत्री को या मुख्य सचिव को भी भेजे हैं, परंतु अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा अपने चरम पर है। हर लोग, लाखों श्रद्धालु चारधाम में पहुंच रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच हमारे साथ उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार मौजूद हैं, जिन्होंने चारधाम यात्रा को लेकर सवाल खड़े किए हैं। सीधा उनसे बात करते हैं कि क्या कुछ उनके सवाल है और किस तरीके से वो चारधाम यात्रा को देख रहे हैं। सर, चारधाम यात्रा चल रही है, आप आज पहुंचे भी हैं, कई सवाल हैं, क्या कुछ आपकी मांगे हैं, किस तरीके के सवाल हैं? देखिए, हमने आज प्रेस वार्ता की थी, उसमें चारधाम यात्रा को लेकर भी विषय था, तमाम और विषय भी थे। चारधाम यात्रा को लेकर ये ऐसा तो नहीं है कि कोई 5, 7, 10 साल से ये यात्रा चल रही है, आदिकाल से चली आ रही यात्रा है, कई दशकों से चल रही है। तो मैं समझता हूँ कि जो अव्यवस्थाएं इस बार चारधाम यात्रा को लेकर है वो कहीं ना कहीं बड़ा दुर्भाग्य है। जिस प्रकार से यात्रा चलने के साथ साथ धामों में जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं स्थानीय लोगों के द्वारा, वो क्यों हो रहे हैं? ये सरकार पर, ये प्रशासन पर प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं। अगर यमुनोत्री जैसे धाम पर 144 धारा लागू कर दी जाए, ये क्या दर्शाता है? अगर यमुनोत्री जैसे धाम पर जिसके पड़ाव में नैनबाग, खरादी या पालीघाट से लेकर ऊपर जाने तक इन स्थानों पर 20 से 25 हज़ार यात्रियों को रहने ठहरने की व्यवस्था है, तो मैं समझता हूँ कि सरकार को क्यों यात्रियों को रोकने पर मजबूर किया जा रहा है। जो संख्या इन्होंने 6, 7 हज़ार, 8 हज़ार तक सीमित कर दी है। क्या जो वो युवा जो कर्जा लेकर, जो बैंक से कर्जा लिया हुआ है या कई और जगह से कर्जा लिया हुआ है, उससे लीज पर कई होटल लिए हुए हैं या कंस्ट्रक्शन का काम करके होटल खुद बनाए हुए हैं, या वहाँ के जो रोजगार जो है उस रोजगार से उस पैसा कर्ज लेकर जुड़ा हुआ है, तो उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या उन्हें कर्जे के बोझ में दबाकर उन्हें मार देना चाहते हो? उन्हें बेरोजगार कर देना चाहते हो? मैं समझता हूं कि पूर्व में भी ये यात्राएं चली हैं और बड़ी बड़ी संख्या में चली है। मैंने अपने प्रेस वार्ता में एक बात कही कि जिस प्रकार से श्रद्धालु केदारनाथ और बद्रीनाथ में जिस प्रकार से बड़ी संख्या में जा रहे हैं, उसी की तर्ज पर यमुनोत्री और गंगोत्री में भी ये जो आंकड़े हैं वो बढ़ने चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो तो है ही, पर क्या है कि सभी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने में सक्षम नहीं है। सरकार को चारों धामों में वहाँ के मुख्य गेटों पर या मुख्य पड़ावों पर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को सुचारू रूप से शुरू कर देना चाहिए, जिससे कि जो देश के आए हुए जो हमारे लाखों श्रद्धालु हैं, जो बिना जिन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया नहीं है, ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन व्यवस्था है नहीं, जो बिना दर्शन के वापस जाना जिन्हें पड़ रहा है, वो वापस ना जाए, उनकी आस्था से खिलवाड़ ना हो। सर, मुख्यमंत्री भी लगातार ग्राउंड जीरो पर है, लगातार व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने के दावे किए जा रहे हैं, सरकार लगातार दावा कर रही है। आपको क्या लगता है कमी कहाँ पर है? देखिए, कमी कहाँ पर है? कमी वहीं पर है कि आपने उस यात्रा को जो लंबे समय से चल रही है, आदिकाल से चल रही है, उस यात्रा को जो व्यवस्थाएं हैं, ये पूर्व में भी थी, 15-16 में भी यात्रा चली है, उसके 17-18 में भी यात्रा चली है। तो हमने तो देखा है, मैं तो खुद पहले दिन जब कपाट यमुनोत्री के खुले हैं, मैं तो खुद वहाँ गया था, कपाट खुलने के साथ साथ दर्शन किए थे। तो जो व्यवस्थाएँ थी, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कमी तो है, क्योंकि मैं खुद जाकर वहाँ कर देखा हूँ। आज अगर मीडिया का कोई बंदा लिख दे रहा है, कोई मीडिया कोई बोल दे रही, कुछ अव्यवस्थाओं के खिलाफ बोल दे रही है, उन पर मुकदमा हो जा रहा है, तो ये क्या दर्शाता है? सरकार को या प्रशासन को व्यवस्थाएं ठीक करने के बजाय आप मुकदमा लिख रहे हो, ये गलत बात है। और दूसरी बात मैंने ये कहा है कि जो कारोबार आप कह रहे हैं कि 20 दिन में 200 करोड़ का कारोबार हुआ है, अगर यात्राओं को व्यवस्थित करके वहाँ की जो चीज़ें हैं उनको ठीक किया जाए तो ये 20 दिन में 400 करोड़ का आंकड़ा भी छू सकते थे। इससे हमारे प्रदेश को ही लाभ होगा, हमारे उन लोगों को लाभ होगा जो होटल व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, जो घोड़ा खच्चर या डांडी कंडी से जुड़े हुए हैं, वहाँ स्वामी जो हैं, उन तमाम लोगों को ये फ़ायदा होना था। और इसके साथ साथ अगर व्यवस्थाएं ठीक चल रही है तो क्यों होटल एसोसिएशन द्वारा या स्थानीय लोगों द्वारा लगातार आंदोलन किए जा रहे हैं? तो मैं ये कहता हूँ कि जो सच्चाई है सरकार प्रशासन उसको स्वीकार करे और उसमें सुधार लाने की कोशिश करे। आप भी लगातार ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हैं, किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं और इसको लेकर जो है वो आपकी बात किसी से हुई है? व्यवस्था सुधार को लेकर आपने किससे बात करी है? देखिए, इसको लेकर हमारे जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने कई ज्ञापन एसडीएम के माध्यम से भी मुख्यमंत्री को या मुख्य सचिव को भी भेजे हैं, परंतु अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैं ये समझता हूँ कि इस जो यमुना घाटी वाली जो रोड है, जो यमुना वैली है, इस पर जो लगातार हमारा आना जाना है,
जगह जगह पर कम से कम विकास नगर से लेकर और नौगांव बड़कोट तक कम से कम नहीं तो 10 से 15 जगह यात्रियों को बैरिकेड करके रोका जा रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये रोकने की जो परिपाटी है ये क्यों की जा रही है। लेकिन कहा तो ये जा रहा है कि अब जो है वो सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद हैं, जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो एक अच्छा संदेश उत्तराखंड के लिए लेके जा रहे हैं। तो दिक्कतें क्या हैं? देखिए, अच्छा संदेश अगर सरकार मीडिया को ऐड देकर वो ये चला दें कि अच्छा सब कुछ चल रहा है, वो अच्छा संदेश नहीं जाएगा, बल्कि वो अच्छा संदेश जाएगा अगर गुजरात से, अगर उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से कोई यात्री यहाँ पर आ रहा है, उसको जितनी आसानी दर्शन करने में होगी, उसको जितनी आसानी यहाँ की जो सड़कें होंगी नापने में होगी, उतनी आसानी वहाँ ठहरने में, रुकने में होगी, तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा बेहतर संदेश जाएगा। वो अपने प्रदेश में जाकर 100 और लोगों को बताएगी कि ऐसी व्यवस्थाएँ हैं इसलिए वहाँ जाओ। पर अगर आप अखबारों और मीडिया में चलने वाली चीज़ों को अगर अच्छी व्यवस्थाएं बता रही है तो कितने लोगों तक पहुंच रहा है? इस प्रदेश की मीडिया की रीच यहीं तक है, यहीं के लोग देख रहे हैं। और बाहर से आने वाला यात्री कहीं ना कहीं वो पीड़ित होगा। उनका कहना है, हमने यात्रियों से भी बात की थी, जो लोग ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन करने में सक्षम नहीं थे, उनका ये कहना था कि चारों धामों के मुख्य पड़ावों पर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि जिनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुआ है, उन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के साथ साथ कहीं ना कहीं जो होटल है उनके लिए बुकिंग की व्यवस्था भी की है। तो उन्होंने एक चीज़ रखी हुई है कि 8 बजे उन्हें रोक दिया जाता है, 8 बजे के बाद चलना नहीं दिया जाता है। तो मैं कहना चाहूँगा जिन्होंने होटल ऑनलाइन बुक कर दिया हो, वो 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे जब तक उस होटल पर नहीं पहुँचते तब तक उन्हें जाने देना चाहिए। ये एक अच्छा मैसेज बाहर में यात्रियों को जाएगा। मतगणना भी नजदीक है, आप प्रत्याशी भी हैं, कैसा फील कर रहे हैं? थोड़ा हमारे दर्शक सुनना चाहते हैं किस तरीके की फीलिंग है मतगणना को लेकर। और टीवी के गर्म मुद्दों की बात करें तो आप लगातार जनता के बीच भी गए हैं, क्या कुछ कहने वाले? देखिए, हमने स्थानीय मुद्दों पर इस चुनाव में जोर दिया था और स्थानीय मुद्दों पर जोर देने के बाद जो जनता का प्यार और समर्थन मिला वो सभी प्रदेशवासियों प्यार और समर्थन को जान रहे हैं और सबने देखा है। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो जो हमारी जो 4 तारीख को जो काउंटिंग होनी है, वो अब जो वोट जनता ने किया है तो वो तो अब बक्सों के अंदर बंद है, वो किस्मत बक्सों के अंदर बंद है, वो किस्मत बक्सों के अंदर बंद है। जो भी परिणाम या जो भी आशीर्वाद जनता ने दिया होगा, मुझे लगता है कि उस आशीर्वाद को प्रसाद स्वरूप लेकर के अब आगे बढ़ने का समय है। अगर परिणाम हमारे पक्ष में रहते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा एक दायरा बढ़ेगा और जिन मुद्दों को हम आज इस स्तर पर उठा रहे हैं, उन मुद्दों को अगर उठाएंगे तो वो और प्रभावशाली तरीके से उन मुद्दों को उठा पाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि वैसे तो मामला हमारे पक्ष में रहना है, पर अगर हमारे पक्ष में भी नहीं रहता है और जनता का जो प्यार भरपूर समर्थन जो मिला है, तो मुझे लगता है कि उनके प्यार और इस समर्थन से आगे की लड़ाई को जारी रखा जाएगा और आगे लड़ा जाएगा। सर, अभी की बात करें तो गर्मी अपने चरम पर है, उत्तराखंड की बात करें तो इकोलॉजिकल डिसबैलेंस साफ तौर पर देखा जा रहा है। उसको लेकर पवन कुमार आगे भविष्य में क्या करने वाला है? क्या वो भी मुद्दों में शामिल किया जाएगा? देखिए, बिल्कुल शामिल किया जाएगा। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ, जब पिछले बार जो ये सहजदारा रोड में जो पेड़ों का कटान हुआ था, हाईकोर्ट का सीधा निर्देश था कि लिपस्टिक के पेड़ों को छोड़कर जो अन्य पेड़ हैं उनको कहीं ना कहीं शिफ्ट किया जाए नई तकनीकी के तहत। पर 500 कुछ पेड़ जो शिफ्ट किए गए थे, उनकी हालत आज ये है कि उनमें से एक भी पेड़ जीवित अवस्था में नहीं है, क्योंकि वो उस तकनीकी आधार पर वो शिफ्ट नहीं किया गया है। इन्होंने जड़ों खोद कर और ऐसे तरीके से जेसीबीओं से निकाल कर उन पेड़ों को शिफ्ट किया है। आज भी उन पेड़ों के अवशेष होंगे और मैं जल्दी बताऊंगा कि कहाँ पर वो उन पेड़ों को शिफ्ट किया गया है और किस अवस्था में वो पेड़ है। दूसरी बात यह है कि ये बड़ा आज अगर देखा जाए कि देहरादून जैसी जगह पर 40 से 45 डिग्री सेल्सियस अगर तापमान हुआ है, तो कहीं ना कहीं हमारे लोगों को ये जाग जाने की ज़रूरत है। जंगल को बचाने की जो ज़रूरत है। आज अगर इस सहजदारा रोड में जो कटिंग के दौरान अब अगर आप खलंगा में भी पेड़ों को काटने की अगर बात कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये कहीं ना कहीं प्रदेश के लिए शुभ संकेत नहीं है। हमारे लोगों को जागरूक हो जाना चाहिए इस पर्यावरण को लेकर और जागरूक हो जाना चाहिए इस प्रदेश को लेकर कि कहीं ना कहीं अगर ये पेड़ बचेंगे, ये जल जंगल ज़मीन बचेगा, तो ये प्रदेश बचेगा, ये देश बचेगा। 4 तारीख का सर फैसला चाहे जो मर्जी हो, क्या बॉबी पवार जनता के मुद्दे उठाता रहेगा? क्योंकि लगातार आप मुद्दों को लेकर आगे भी बढ़े हैं,
टिहरी एक बड़ी संसदीय सीट के तौर पर भी देखा जाता है, किस तरीके के मुद्दे रहने वाले हैं उसमें? देखिए, हमने पहले शुरुआत 2017-18 से रोजगार के मुद्दों पर की थी, फिर भ्रष्टाचार के मुद्दों पर हमने शुरुआत की थी। उसके बाद अनेकों विभागों में जो घोटाले हुए हैं, अनेकों विभागों में जो कमियां थी, सरकार की जो खामियां थी या जहां पर सुधार करने की ज़रूरत थी, वहां पर भी हमने उन मामलों को उजागर किया है। बावजूद इसके जब हमने चुनाव लड़ा तो चुनाव लड़ने के दौरान हमारे पास और भी तमाम मुद्दे आए। जब हमने प्रदेश भ्रमण किया तो प्रदेश भ्रमण के दौरान हमारे पास और मुद्दे आए। तो मुझे लगता है कि वो मुद्दा, कोई भी मुद्दा हो, प्रदेश हित का मुद्दा होना चाहिए। उन मुद्दों को लेकर मुखरता से आगे की लड़ाई जारी रखी जाएगी। आज भी हमने जिनको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो मुद्दा चाहिए चार धाम को लेकर था, खनन को लेकर था, शराब को लेकर था, या स्थानीय ठेकेदारों को उनका हक दिलाने को लेकर था, जल जंगल ज़मीन को लेकर था। इन तमाम मुद्दों को लेकर भी अब संघर्ष जारी रहेगा और ये संघर्ष लंबा जरूर होगा, पर इस प्रदेश हित में ये संघर्ष होगा। सर, एक अंतिम सवाल है मेरा, आपको क्या लगता है कि मुख्यमंत्री लगातार ग्राउंड जीरो पर जाकर लोगों से बातचीत कर रहे हैं? बीते दिनों देखा गया कि व्यवस्थाएं भी थोड़ी सी ठीक हुई। आपको क्या लगता है कि मिसकम्युनिकेशन जो हो रहा है वो कहाँ पर है? देखिए, मुझे लग रहा है कि हमारे जो नेता, जो स्थानीय जनप्रतिनिधि है, जिन्हें वास्तविक रूप में इस चार धाम में अगर अव्यवस्थाएं हो रही है तो उनको ग्राउंड जीरो पर जाकर वहाँ की जो सुविधाएं हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, उनका कहीं ना कहीं हालचाल देखना चाहिए। उनके उसको दुरुस्त करने के लिए क्या हो सकता है वो करना चाहिए। तो ऐसा तो कहीं दिख नहीं रहा है। नेता मंत्री अपने इसी कमरों में बैठे हुए हैं और लगता है कि अगर इस प्रकार की चीज़ें हुई तो कहीं ना कहीं स्थानीय जनप्रतिनिधि का मुख्यमंत्री के साथ जो संवाद होना चाहिए था, जिस प्रकार की, वो नहीं हो रहा है और यही कोई फर्क मनमानी कर रहा है। दूसरी बात यह है कि अभी देश भर में चुनाव चल रहा है तो दोनों दलों के जो बड़े लीडर हैं वो कहीं हिमाचल जा रहे हैं, कभी गुजरात जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, कभी उत्तर प्रदेश जा रहे हैं प्रचार में। तो कहीं ना कहीं वो भी चलो ठीक है, ज़रूरी है, पर अपने प्रदेश के लिए जो ये यात्रा चल रही है, जहाँ पर एक पूरे देश के लिए मैसेज जा रहा है कि किस प्रकार से अव्यवस्थाएं फैली हुई है, उसे ठीक करने के लिए हमारे नेताओं को इधर ध्यान देना चाहिए। तो ये कहना है बॉबी पवार का कि ग्राउंड जीरो पर जाकर नेताओं को जो है वो कार्य करना चाहिए, और एक बड़ा आरोप भी उन्होंने लगाया कि ब्यूरोक्रेसी हमारे प्रदेश में हावी चल रही है। फिलहाल देखना ये होगा कि अभी चारधाम यात्रा में जो है वो लगातार चल रही है, ऐसे में किस तरीके से व्यवस्था को सुधारा जाएगा ये देखने वाली बात होगी। वीडियो जर्नलिस्ट शहबाज के साथ मैं सागर शर्मा, उत्तराखंड तक।